इंटरव्यू में एक हमारे खास मेहमान हैं मर्दानी 2 के फेम एसपी विजय के अगर नाम से हम उनको संबोधित करें तो वो भी ठीक होगा, लेकिन ये है अभिनेता रवि कोठारी जी। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी आपका, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल जी। तो शुरू करते हैं इस लाइव सेशन को। और जी हाँ, तो बताइए कैसा रहा सफर और एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से की, कहाँ लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? आयुष, ऐसा है कि बेसिकली आई एम अ कॉर्पोरेट गाय। मैंने अपना इनिशियली तो आई वाज द प्योर कॉर्पोरेट गाय। 2006-8 की बैच से मैंने एमबीए किया, 5 साल जॉब करी। बट एक चीज जो हमेशा खटकती थी दिल में, वो ये थी कि डिस्पाइट अर्निंग सो मच मनी, इतनी अच्छी पोजीशन पे, बट एक चीज ये थी कि आई वाज जस्ट नॉट हैप्पी विद व्हाट आई वाज डूइंग। मतलब मैं खुश नहीं था दिल से। So that made me realize something is missing from my life. And मैं हमेशा से ये सोचता था कि 70 साल की उम्र में जाके मैं ये नहीं अफसोस करना चाहता कि काश मैंने अपने 30 साल की उम्र में जाके एक बार मैंने कोशिश करी एक्टिंग की। तो बस that's what pushed me into acting. और उसी 2014 फरवरी 2014 में मैंने नादिरा साहिब जी का एकजुट थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, और आई गॉट ट्रेन्ड अंडर नादिरा जी, जो राजबाबू की वाइफ है। उनके साथ में 1 साल एसोसिएटेड रहा, काफी सारे प्लेस किए, और प्ले करने का एकमात्र उद्देश्य ये था अपने आप को टेस्ट करना, टू टेस्ट द वाटर्स, कि मैं जो सोच रहा हूँ एक्टिंग में जाने के लिए, क्या वो में प्रैक्टिकल है, क्या मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं अपने आप को एक नेशनल लेवल पे अपने आप को सस्टेन कर सकूं, क्या मेरे में इतना टैलेंट है। तो वो एक टेस्ट, आई वांटेड टू टेस्ट द वाटर्स, एंड दैट्स व्हाई आई जॉइंड एकजुट थिएटर ग्रुप। और जब थिएटर के दौरान मुझे नादिरा जी ने ये भरोसा दिलाया कि मुझ में है वो काबिलियत, अब से ये सिलसिला शुरू हुआ। सो तब से मैं 2015 फरवरी से मैं कंप्लीटली एक्टिव हो गया फिल्म्स एंड टेलीविजन में। या तो पैशन को फॉलो करने का जो जुनून था, उसकी चाह ने आपको मुंबई की माया नगरी पहुंचा दिया, और फिर आपने वहां से नादिरा जी के साथ शोज किए, ड्रामा किया, मतलब ड्रामे में परफॉर्मेंस दिया, और उसकी बदौलत आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि रानी मुखर्जी के साथ भी आपने मूवीज की। मर्दानी 2 एसपी विजय जी। तो कैसा रहा, मतलब शुरुआत में जब आप एक कॉर्पोरेट गाय थे, आपके पास एक मतलब प्रॉपर सेटलमेंट था कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी, उस समय में आपको ऐसा क्यों लगा कि एक्टिंग कहीं ना कहीं मेरा पैशन है और ये रह जाएगी, अगर मैं नहीं अभी आज गया और मैं एक्टर बनने के लिए नहीं सोचा तो एक्टिंग रह जाएगी? कब लगा आपको ये ऐसा कि मुझे जाना चाहिए और सारी चीजें क्विट करके और एक एक्टर की तरह जो है सोचना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए? कब, वो साल कौन सा था, वो समय कौन सा था, क्या कुछ कठिनाइयां आई, इस पे बताइए कुछ। आयुष, ये समय था आई थिंक सितंबर ऑफ 2013 में, जब मैं जनरल मिल्स करके एक कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था, और वहां से निकाल दिया गया था। आई वाज बीइंग फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, and it was not because of my performance but because of my sort of attitude. So basically एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम सब जानते हैं कि हमें हमारे बॉस की जी हजूरी देनी पड़ती है। अगर आप अपने बॉस के अगेंस्ट में जाते हैं, अगर आप सही हो, फिर भी आपकी जॉब खतरे में आ जाती है। और सिंस आई वाज क्रिएटिव फ्रॉम माय हार्ट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मतलब एक झूठ को देखते हुए बर्दाश्त करना, एक झूठ को, एक गलत चीज को बर्दाश्त करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो जब मैं एनीवेज वहां पे पॉलिटिक्स हुई, आई वाज बीइंग फायर्ड, तो तब मुझे ये चीज सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि पिछले 5 जॉब में काफी। अच्छा, तो बताइए फिर कि जब सब कुछ वेल प्लान था और वेल एस्टेब्लिश था, तो एक्टिंग का खुमार कैसे चढ़ा आपको? जी, तो मैं जैसे कह रहा था आयुष की, पिछली 5 जॉब्स में से मैं 3 जॉब्स में आई गॉट फायर्ड यार।
तो आई जस्ट इट कंपेल्ड मी टू थिंक कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं बार बार फायर्ड हो रहा हूँ। और इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंस, क्योंकि हर बार मेरे को कंपनी से निकाला जाता था और मैं अगली कंपनी में और अच्छी जॉब ले लेता था। मतलब मैं आई वाज काबिल थी, इसलिए मुझे जॉब अच्छी मिल रही थी। बट देन व्हाट वाज द पॉइंट व्हिच वाज कंपेलिंग मी टू थिंक अबाउट दिस वाज कि देन आई रियलाइज्ड द पॉइंट कि आई एम प्रोबेबली नॉट हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। शायद मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, तो फिर मैं किसके लिए बनाऊं? जब वो सोचने से मजबूर है तो मेरे दिल की अंदर आत्मा ने मुझे कहा कि प्रोबेबली आई शुड ट्राई माय हैंड्स इन एक्टिंग स्पेस। हालांकि मैंने कभी थिएटर वर्ल्ड में पहले अपने कॉलेज डेज में या जवानी में कभी मैंने वेरी अर्ली डेज में मैंने कभी कोई प्लेज नहीं किए थे, कभी कोई एक्टिंग का पार्टिसिपेशन नहीं किया था, लेकिन एक अंदर से आवाज थी कि मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ। तो वही बात मैंने अपने मॉम के सामने रखी थी, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ एक्टिंग में। And that's what, so September 2013 was the time जब मैंने ये actually decide किया था कि yes, अब मैं और जॉब नहीं ढूंढने वाला, अब मुझे पूरा फोकस अपना एक्टिंग पे एटलीस्ट एक शॉट तो देना है, लेट मी जस्ट ट्राई वंस, यू नो। तो वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ और आज आप एक बेहतरीन अदाकार हैं और फिल्मों के साथ साथ आप टीवी सीरियल्स, क्राइम पेट्रोल और सावधान। ये रवि जी की कैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ को बैलेंस करते हुए, मतलब क्या जरूरी चीजें हैं जो बैलेंस करती है रियल लाइफ और रियल लाइफ को? क्या सारी चीजें बैलेंस करती है रियल लाइफ और रियल लाइफ? हाँ, ये आपका सवाल है, राइट? क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ और होते हैं, किरदार में कुछ और आपको बनना पड़ता है, तो कैसे चीजें बैलेंस होती हैं? जी, वो थोड़ा सा प्रोसेस टफ तो हो जाता है। इट्स जब आप कैमरा के सामने होते हैं, जब आप रियल लाइफ में होते हैं, तो आपको उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करना होगा, और उस कैरेक्टर को आप जस्टिफाई तभी कर सकते हैं जब आप उस कैरेक्टर को जिएंगे। तो अगर मैं एक आयुष मिश्रा का किरदार निभा रहा हूँ, जो एक मीडिया वर्ल्ड से आते हैं, जो एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, अगर मैं उसका किरदार निभा रहा हूँ तो मुझे आयुष मिश्रा बनना पड़ेगा। तो वो डिफिकल्ट प्रोसेस, वो जो ट्रांजिशन होता है कि रवि त्रिपाठी जो रियल लाइफ में, वहां से आयुष मिश्रा बनना, वो फिजिकली से ज्यादा मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है। बट उसका एक सैड प्रोसेस होता है, आपको उस कैरेक्टर के साथ रहना पड़ता है, जीना पड़ता है। और आयुष क्या होता है कि टेलीविजन स्पेस में आपको इतना टाइम नहीं मिलता एक कैरेक्टर को ज्यादा समझना, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना, उसके बारे में सोचने में, क्योंकि टेलीविजन में ऐसा होता है कि हमें स्क्रिप्ट ही जो मिलती है वो जब हम शूट पे पहुंचे हैं और हमको आधा घंटा पहले मिलती है, और सीधा हमको 1 घंटे के बाद कह दिया जाता है कि भाई सेट पे आके परफॉर्म करो। सो वहां पे आपकी एक सेंसिंग कैपेबिलिटी है कैरेक्टर को समझना और उस कैरेक्टर में ढल जाना इतना क्विकली, वो बहुत ही मेंटली चैलेंजिंग होता है। और उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करना, क्योंकि अगर आप उस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो कैमरा आपकी वो हरकत को पकड़ लेगा। तो जब ऑडियंस देखती है तो उनको लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं फेक है किसी ना किसी तरीके से। तो टेलीविजन में एक वो लिमिटेशन रहता है। लेकिन यस, जब हम फिल्म्स में आते हैं, फिल्म जगत की बात करें, जैसे आपने बोला मर्दानी 2 में, तो मर्दानी 2 का जो मेरा एसपी विजय का किरदार था, उसमें मुझे, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था फरवरी 2019 में, तो मेरी शूट हो रही थी मई 2019। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू। तो बताइए कि कितना समय मिलता है और कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे किरदार के लिए तैयार होते हैं आप? जी, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मर्दानी 2 में इट्स लाइक मुझे अप्रैल मिड में कुछ स्क्रिप्ट्स मिल गई थी और मेरा शूट हो रहा था मई मिड में। तो मुझे काफी टाइम मिल गया, 20-25 दिन मिल गए उस कैरेक्टर को समझने में, उसको प्रैक्टिस करके उसके अंदर उतरने में। तो ये डिपेंड करता है आप किस मीडियम पे काम कर रहे हैं। अगर अच्छी वेब सीरीज जैसे दुबई भी फरहान अख्तर जी के साथ, फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस के साथ जो की है, जो अपकमिंग है अमेज़न के लिए, तो उसमें भी मैं जो श्रीवास्तव का रोल निभा रहा हूँ, उसमें भी जो मुझे स्क्रिप्ट थी वो काफी सॉर्ट ऑफ 1-2 महीने पहले मिल जाती थी। तो हमको काफी एक समय मिल जाता है उस कैरेक्टर में घुसने का।
उस कैरेक्टर को समझने का और फिर उस कैरेक्टर को जीने का जब मौका मिले कैमरा के सामने जाके परफॉर्म। बट दैट्स नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन। टेलीविजन में वेरी क्विक, आपको मैक्स टू मैक्स एक दिन मिल जाएगा। आपका शूट अगर कल है तो आज पता चलता है कि आपका ये कैरेक्टर और आपको इसको जीना है जी। दैट्स अ लिटिल चैलेंजिंग जी। जी, तो टीवी सीरियल्स में कम समय मिलता है अगर कंपैरिजन करें हम मूवीज की, तो ऐसा कहना है आपका और एक्सपीरियंस भी आपका ऐसा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल स्टेट में और यहाँ पे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, तो अभिनय सीखने के लिए कितना जरूरी है किसी भी नाट्य विद्यालय का पार्ट होना? मतलब स्कूल ऑफ आर्ट, जो परफॉर्मिंग आर्ट है, ड्रामा स्कूल्स हैं, उसका पार्ट बनना कितना जरूरी है अभिनय को सीखने के लिए? मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक एन एपिटोमी। अगर वहां से आप पास आउट होते हैं, इट्स नथिंग लाइक इट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यू कैन गेट अक्रॉस द इंडिया, चाहे वो एनएसडी की बात हो, एफटीआई की बात हो। और मैं कह रहा हूँ जिनको एनएसडी में नहीं एडमिशन ले पाते, वो अगर किसी थिएटर ग्रुप को भी ज्वाइन करे तो वो आज की डेट में बहुत जरूरी है। बिकॉज आपकी स्किल्स चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप चाहे कितने भी अच्छे एक्टर हो, लेकिन जब तक आप उस एक्टिंग की स्किल्स को पॉलिश नहीं करेंगे, आप उस पे बार बार वर्क नहीं करेंगे, तो आपकी वो स्किल में निखार नहीं आएगा। वो निखार आता है जब आप प्रॉपरली ट्रेन्ड होते हो। तो यस, मेरे हिसाब से ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और मैं सारे जो भी अगर आपके ऑडियंस में कोई एस्पायरर्स है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, मैं उनको यही कहूंगा कि प्लीज अगर हो सके तो कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करिए, चाहे वो थिएटर ग्रुप हो या वो एलएसडी हो। यस, एस्पायरिंग एक्टर्स के सवालों पर भी आऊंगा मैं, विजय जी और सॉरी रवि जी। और मुझे बताइए एक चीज, जैसा कि आपने कहा कि एक्टिंग को पॉलिश करने के लिए एक्टिंग स्कूल पहुंचना बहुत जरूरी है, तो ये तो सही बात है कि जो प्रॉपर एक नॉलेज होती है, एक प्रॉपर जो तहजीब सिखाई जाती है, उसके लिए विद्यालय जाना बहुत आवश्यक है। और अभिनय के दुनिया के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो किसी ना किसी एक्टिंग स्कूल का पार्ट रहें, या वो नाट्य अर्थात जो ड्रामास प्ले होते हैं उसका पार्ट बने। और अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसे, जब आपको पता लगा कि आपको मर्दानी 2 में एसपी विजय का किरदार निभाना है, तो क्या लगा उस समय की, मतलब कैसी क्यूरियोसिटी थी और क्या माइंड में चल रहा था कि मुझे रानी मुखर्जी के साथ काम करना है, और आप कितना बड़ा ब्रेक मानते हैं उसको खुद के लिए? बहुत बड़ा ब्रेक है। आई थिंक इट्स मेरे करियर का इट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट, क्योंकि एक तो यशराज जैसे बैनर में काम करना, लोगों को 2 लाइनें नहीं मिलती है 20-20 साल एक्टिंग करने के बाद भी, और वहां पे अगर आप इतने 4-5 सीन्स का अगर आपको रोल मिल जाए, और वो भी रानी मुखर्जी ऑफ कोर्स, और बेहतरीन सारे एक्टर्स के साथ परफॉर्म करने का मौका मिल जाए, इतनी बड़ी विजिबिलिटी मिल जाए, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है मेजर ब्रेक थी। और जहां तक मेरे खुशी का सवाल था, आई वॉज फीलिंग वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड। बट कहीं ना कहीं एक फीलिंग आई थी कि यस, जो हार्ड वर्क होता है, जो हमने आज तक सुना था कि मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उस पे मेरा यकीन और बढ़ गया कि जब मेहनत की, जब लगे रहे, जब परसिस्टेंट रहे, जब हार नहीं मानी, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, तो फाइनली वो चीज हुई। So yes, it was a major breakthrough, and it was of course a lovely experience as well working with Rani Mukherjee. बहुत ही amazing था overall experience, and yes, it was a major breakthrough of my career. अच्छा, आप टीवी कलाकार भी हैं और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स में पुलिस अधिकारी का किरदार निभाते हैं, तो कभी आप अपराधियों को पकड़ने जाते हैं और आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको ज्यादा तेज मार देंगे तो सही में लग जाएगा, इसको चोट आ जाएगी, या कुछ वैसे तरह का माइंड में चलता नहीं है कि कैसे परफॉर्म करें, अपने रोल को कैसे परफॉर्म करें कि रोल भी हो जाए और ज्यादा वॉयलेंस भी ना क्रिएट हो स्क्रीन के सामने? तो क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी
यस। तो खास करके जब कोई एक्शन सीन्स परफॉर्म करते हैं, अब मैं कॉप्स के रोल्स ज्यादा करता हूँ, तो खास करके अभी हम कोई अगर एक्शन सीन कर रहे हैं तो उसकी हम बहुत बार रिहर्सल्स करते हैं, बिकॉज देयर इज अ वेरी फाइन बैलेंस दैट यू हैव टू मेंटेन। आपको इतना भी लाइटली नहीं परफॉर्म करना कि ऑडियंस को लगे कि ये सब फेक है, लेकिन आपको इतना स्ट्रांगली भी परफॉर्म करना है कि ऑडियंस को लगे कि यस दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, वो एक्चुअली उसको मार रहा है। तो वो और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू मेक श्योर द सेफ्टी ऑफ आवर को एक्टर। तो ये मैं आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द जुगलबंदी ऑफ दोस टू एक्टर्स। तो जैसे कि मान लीजिए आप भी एक को एक्टर है, मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं आपको हिट कर रहा हूँ, आपके और मेरे बीच का सीन है, तो वी डू अ लॉट ऑफ रिहर्सल्स, वी जस्ट मेक श्योर कि मैं कौन से पॉइंट तक आई विल कम क्लोज टू यू एंड किस पॉइंट पे आप रिएक्ट करेंगे जी। एंड सो दैट्स हाउ जी। आपको you have to be it's a very fine balance that you have to maintain। और एक जुगलबंदी होती है को एक्टर्स की जो डिफाइन करती है कि कितने हद तक आपको एक्शन परफॉर्म करना है, रियल भी लगना चाहिए, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सामने वाले एक्टर की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बट देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे हमने सही में मार खाई है, मतलब सर्टेन सीन्स जब आपके क्लोज शॉट्स होते हैं जहाँ पे आपके चेहरे को एकदम क्लोज से कैमरा से कैप्चर करते हैं, वहां पे आप चीट नहीं कर सकते, वहां पे मतलब तो गाल के पास से थप्पड़ ले जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कैप्चर हो जाता है, तो उसमें रियल में खानी पड़ती है। तो हमने खाई भी है और खिलाई भी सामने वालों को। तो देयर हैव बीन केसेस। द रिपोर्टिंग वाइड के दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, जिसकी वजह से हमारे जो गेस्ट हैं विजय उनका एक्चुअली किरदार है, उनका नाम है रवि कोठारी, और वो थोड़ा सा आ जा रहे हैं लाइव सेशन में। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, मुझे एक चीज जानना था, हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे जानने के लिए कि एक एक्टर और एक जेन्युइन पर्सन, जब कोई एक्टर अपने स्टारडम को जीता है तो कहीं ना कहीं जो जेन्युइन पर्सन, जो एक भाव होता है जेन्युइन होने का, वो कहीं ना कहीं खोने लगता है वो इंसान। तो आप एज अ एक्टर एक जिंदा दिल इंसान कैसे अपने आप को बचा के रख पाएंगे कि आप बेहतरीन एक्टिंग भी करें और एक जिंदा दिल इंसान भी रहें? जी आयुष, can you just repeat your question? आपकी वॉइस एक्चुअली बहुत ब्रेक हो रही है, so I'm not able to hear it properly. अच्छा, अब आप शायद सुन पा रहे हैं, अब आपको आवाज आ रही है? मैंने पूछा आपसे कि कैसे एक अभिनेता को एक जिंदा दिल इंसान होना जरूरी है? जी, जिंदा दिल इंसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब इट्स लाइक और मुझे ऐसा लगता है कि एक अभिनय वही हो सकता है अच्छा जो पैशनेट है अपने काम को लेकर। और अगर आप अपने काम को लेकर पैशनेट है तो आप ऑटोमेटिकली जिंदा दिल ही होंगे, मुझे ऐसा ही लगता है, बिकॉज you'll be happy right now. I'm doing what my passion was. I always wanted to be an actor. मैं ये पहले रियलाइज नहीं कर पाया, अब कर पाया, और अब मैं कर रहा हूँ ये, तो मैं खुश हूँ। तो एक साथ जी आयुष, तो मैं यही कह रहा था कि एक एक्टर जो है, अगर वो एक अच्छा एक्टर है तो वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो जिंदा दिल ही होगा। That's what I believe, because वो खुश होगा जो वो कर रहा है उससे। अपने पैशन को फॉलो कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो खुश होगा, और जिंदा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली उसकी जो नेचर है वो एक जिंदा दिली में ट्रांसलेट होगी। That's what I believe. थोड़ा सा एक्टिंग के बेसिक्स की बात करिए, जो एस्पायरिंग एक्टर्स देख रहे होंगे इस वीडियो को या देखेंगे, उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं, तो बताइए थोड़ा सा बारीकियां बताइए एक्टिंग की, जो एस्पायरिंग एक्टर्स सुन रहे हो या देखेंगे आगे चल के इस वीडियो को, वो अगर आपसे कुछ सीखना चाहें तो जो एक्टिंग की बेसिक्स है उस पर थोड़ा सा बताइए लोगों को, उस पर प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहले तो आपकी हिंदी बहुत शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर हिंदी जगत में अपना नाम करना चाह रहे हैं तो यस, हिंदी पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी डायलॉग डिलीवरी
बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। आपको ये मानना होगा, समझना होगा कि किस लहजे में सीन को किस तरह से बोला जाता है। डायलॉग डिलीवरी के बाद आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, इट हैज टू बी वेरी स्टिफ, मतलब ढीला ढाला आपकी बॉडी लैंग्वेज हो तो दैट कुड अनअट्रैक्ट द ऑडियंस। वो चीज एक है। इसके ऑफ कोर्स देन यू हैव टू मेंटेन योर लुक्स। आपको अपनी बॉडी पे बहुत काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो फील्ड है वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रेसिंग है, बहुत टायरिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। तो आपको फिजिकली प्लस मेंटली बहुत टफ रहना पड़ेगा। तो यही 4-5 चीजें हैं। और ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने टैलेंट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें होगी, लेकिन अगर आपका टैलेंट ही नहीं होगा, इतने लायक आप नहीं होंगे कि आप नेशनल लेवल पे अपना परफॉर्मेंस दे सको सही तरीके से, तो फिर इट वुड बी वेरी हार्ड। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू वर्क अपॉन योर टैलेंट पे काम कीजिए, थिएटर स्कूल्स, एक्टिंग स्कूल्स ज्वाइन कीजिए। उसके साथ साथ जब आप अपने टैलेंट पे काम करेंगे तो ये सारे जो न्यूएंसेस है इट विल बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि एक्टिंग स्कूल्स में यही सब सिखाया जाएगा। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने जेस्चर्स पे, अपनी डायलॉग डिलीवरी पे, अपनी हिंदी डिक्शन पे काम करें। जी जी, तो हिंदी आनी चाहिए और डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, ये कुछ बेसिक्स हैं जिस पे बताया रवि जी ने हम सभी को। अच्छा, एक चीज बताइए, आप अभी फिलहाल कौन कौन से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं आप? फिलहाल आयुष, मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है अमेज़न के लिए, वो जिसका टेंटेटिवली टाइटल है डोंगरी टू दुबई। इट्स गोना बी अ वेब सीरीज और बहुत बड़े लेवल पे बन रही है। फरहान अख्तर के प्रोडक्शन की है, एक्सेल एंटरटेनमेंट की। अच्छा। इसमें मैं एक श्रीवास्तव का रोल कर रहा हूँ। तो एक तो ये अपकमिंग है मेरा। एक 2002 में जो अक्षरधाम पे अटैक हुआ था, तो उसके ऊपर एक ZEE5 के लिए एक वेब सीरीज आ रही है। उसमें मेरा एक बहुत ही क्विर्की किरदार है, एक वर्शिपर का। तो वो मेरा शूट जैन में होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सावधान इंडिया मैंने हाल ही में एक स्टोरी भी शूट करी है एज अ PI सुदर्शन शर्मा। तो उसका टेलीकास्ट आई थिंक 26 ऑफ दिस मंथ हो रहा है। एक मेरी फिल्म आ रही है त्राहिमाम, जिसमें मैं एक इंस्पेक्टर शर्मा का रोल निभा रहा हूँ, जो स्पेसिफिक कमर्शियल फिल्म जो स्पेसिफिक हिंदी बेल्ट को टारगेट करेगी, यूपी बिहार साइड। वो फिल्म प्रॉब्ली टू बी रिलीजिंग ऑन OTT ओनली। अभी तो मेरा थिएटर सारे बंद है। सो ये थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे आपके अपकमिंग है। जी, तो ये सारी बातें हो गई, और कुछ और सेट के किस्से जो आप द रिपोर्टिंग वर्ल्ड पे शेयर करना चाहें, कुछ दिलचस्प वाकया हुए हो कि कुछ कोई ऐसी घटना घटी आपके को एक्टर्स के साथ जो एक मतलब अलग लेवल का फन क्रिएट करी हो, वो अगर आप शेयर करना चाहें द रिपोर्टिंग वर्ल्ड पे तो बताइए उसके बारे में। हाँ, सेट पे मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक मुझे कोई ऐसा इवेंट याद नहीं आ रहा कि जहाँ पे लाइक मस्ती मजाक चलती रहती है आयुष। खास करके अगर आप कोई कॉमेडी सीन्स कर रहे हैं, कोई कॉमेडी धारावाहिक या वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, तो सेट पे फन होता रहता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी इन दैट कॉमेडी मूड, ताकि उनको उस मूड से बाहर ना निकलना पड़े। सो ऐसा आई डोंट रिमेम्बर सच कोई स्पेसिफिक इवेंट जहाँ पे लाइक आउट ऑफ द बॉक्स हुआ हो, बट यस जब कॉमेडी सीन्स होते हैं तो इट्स वेरी लाइट, हल्का मूड रहता है सबका, एवरीबडी इज इन अ वेरी गुड मूड। बट जैसे कि अगर इंटेंस सीन्स की बात आ जाए तो देन पीपल आर वेरी सीरियस इनटू द जॉब एंड स्टफ। बट या दैट्स हाउ इट इज। ये कॉमेडी सीन्स मोस्टली हम लोग करते हैं, सब हंसी मजाक चलती रहती है, दैट्स हाउ इट इज। या आपने एक सीरियल किया था माँ वैष्णो देवी में, संकटा का किरदार निभाया था आपने, तो जी कुछ यादें अगर आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ तो बताइए कैसा रहा वो किरदार। और जी आयुष, बेसिकली वो किरदार मेरा डिफाइनिंग किरदार था अगर मैं टेलीविजन जगत की बात करूं।
और बहुत ही बढ़िया किरदार था। इट वॉज अ कंप्लीट नेगेटिव शेड। एक संकटा उस किरदार का नाम था जैसा आपने बताया, और वो एक जो राजा थे, हिस्टोरिकल शो था ये, तो आज से 200-300 साल पहले जो राजाएं होते थे तो उनके जो खास मुनीम होते हैं उनमें से एक था। बट मुनीम सिर्फ नाम का था। बेसिकली उसका काम यही होता था कि राजा के जो भी काली करतूतें हैं उसको किस तरह से हैंडल करे, डील करे। मतलब मान लीजिए गांव में से किसी को उठाना है, किसी को किडनैप करना है, किसी को मारना है, किसी को धमकाना है, तो इसे आगे करते थे। मतलब संकटा इस किरदार को आगे करते थे, वो ये नहीं करता था, वो राजा के बिहाफ पे करता था। तो ये किरदार जो था उसमें मैं बेसिकली पर्सनली आई जस्ट लव प्लेइंग नेगेटिव, यू नो, क्योंकि नेगेटिव रोल में आप बहुत अपने किरदार के साथ खेल बहुत सकते हो, बहुत अलग अलग वेरिएशंस ला सकते हो और ऑडियंस को काफी हद तक एंटरटेन कर सकते हो, यू नो। सो बहुत ही बेहतरीन किरदार था ये मेरा माँ वैष्णो देवी का। और जी, सो आई गेस आपका यही क्वेश्चन था, राइट, कि वो किरदार मतलब उसके बारे में आपको जानना। This is what it is like. It was a complete negative किरदार, एक मुनीम का किरदार था, and he was like a warrior as well. मतलब लड़ाई झगड़ा करना हो, किसी को उठाना हो, फिर इवन मतलब कुछ भी फाइट, कुछ भी पंगे खड़े करने हो, तो he used to take the lead, you know. So yeah, it was quite interesting character that I played. Yeah. तो नेगेटिव किरदार भी आपने किया, और नेगेटिव किरदार से एक चीज और याद आती है कि कभी कभी कुछ ऐसे किरदार ऑफर होते हैं जिसके लिए वजूद गवाही नहीं देता कि हमारा व्यक्तित्व वैसा नहीं है या हम ऐसी चीजें परफॉर्म कैसे करें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब आपको ऐसा लगा हो कि ये जीवन में मैं कभी नहीं था और मुझे किरदार के लिए ऐसा बनना पड़ेगा? तो कभी ऐसा कुछ वाकया हुआ हो? Ayush, your voice is breaking down. Can you just repeat the question? मैंने पूछा कि कभी ऐसा वाकया हुआ है जिसके लिए आप जीवन में कभी नहीं थे? मतलब एक होता है आदमी की पर्सनालिटी, उसका विचार या उसका बिहेवियर एक पर्टिकुलर चीजों पे फोकस होता है, एक पर्टिकुलर चीजों पे एम्फेसिस करता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई ऐसा किरदार ऑफर किया गया जिसके लिए आप एकदम से तैयार नहीं थे? I think your voice is breaking, Ayush, big time. I'm not able to hear it. I think शायद अभी सही आ रहा है. Probably you can just repeat your question. मैंने पूछा कि कोई ऐसा किरदार आपको आज तक ऑफर हुआ जिसके लिए आप एकदम से तैयार नहीं थे परफॉर्म करने के लिए? I cannot hear you, Ayush. Sorry. I think there's some real big problem in Facebook. Actually, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. आज फेसबुक के साथ कुछ टेक्निकल इशू है, और क्योंकि आज हमने लाइव भी देर में शुरू किया और कुछ और भी नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं लाइव के साथ ही, तो आज हम रवि जी इस लाइव को सीमित रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, तो बताइए फिर, जो कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको कोई ऐसा किरदार मिला हो जिसके लिए आप एकदम तैयार नहीं थे? मतलब आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा किरदार मिला हो जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, राइट? जी, जिसके लिए आपका माइंडसेट रेडी नहीं था, या आपको ऐसा कभी लगा ना हो कि मुझे ये किरदार करना पड़ेगा, जिसने मतलब जैसे कि पहला कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस ना रहा हो। अब पुलिस अधिकारी बनना क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में तो ठीक है, ऑफर आपको फोन आए आप तुरंत रेडी हो जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा किरदार मिला जिसके लिए आप एकदम से तैयार ना हो? आयुष, बेसिकली मैं एज एन एक्टर, लोगों को ऐसी हालांकि गलतफहमी है कि मैं सिर्फ कॉप्स के किरदार ज्यादा करता हूँ, लेकिन मैंने अपने 5 साल की करियर में बहुत सारे ऐसे अलग रोल्स किए हैं, वैरायटी ऑफ, चाहे वो कॉमेडी हो, माइथोलॉजिकल हो, इंटेंस, थ्रिल के, मैंने हर तरह के रोल्स किए हैं। और एज सच मुझे नहीं याद आ रहा कि, और मुझे लगता भी नहीं कि मेरे को कोई ऐसा कोई किरदार मिला हो जिसने मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया हो। मतलब ये
मतलब कैसे बताऊं, लाइक इट्स लाइक चाहे वो कॉमेडी हो, हाँ कॉमेडी थोड़ी सी टफ रहती है क्योंकि कॉमेडी में टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है। मतलब अब एक आप सीरियस डायलॉग बोल रहे हैं